नमस्कार, मैं हूं सोनिया। हमारे करियर सेगमेंट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर इसका व्यापक असर ना दिखाई दिया हो। खासकर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहां पर सरकार की कोशिश रही कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंच पाए। इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमने देखी और साथ ही बहुत सी चुनौतियां भी हमारे सामने उभर कर सामने आई। खासकर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए दोगुनी मुश्किल थी, क्योंकि घर बैठे तैयारी करना और साथ ही एक अच्छी गाइडेंस का होना और साथ ही बार बार एग्जाम्स का डिले होना, ऐसे में तैयारी और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन बहुत से लोग और बहुत सी संस्थाएं ऐसे वक्त में उनके साथ आई और उन्होंने बीड़ा उठाया कि इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य संवार सकें। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एजुकेशन लंगर का इनिशिएटिव लिया और सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज हमारे देश में बहुत ही कठिन एग्जाम माना जाता है और एक बहुत ही अहम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उन बच्चों को इन्होंने मुफ्त शिक्षा दी और उसके अच्छे बेहतर नतीजे भी सामने आए। और साथ ही आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के आने वाले वक्त में जो ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग है उसको रिप्लेस कर सकती है। स्टूडियो में आज मेरे साथ चेतन शर्मा मौजूद हैं जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और साथ ही नलन आचार्य हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण के लिए। चेतन, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। कोविड में हमने देखा कि बच्चे घर बैठ गए, हर क्षेत्र में इसका अलग बहुत ही गहरा असर दिखाई दिया। लेकिन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों पर उनके पास तैयारी का समय नहीं था। स्कूल के जो बच्चे थे उनका बहुत ज़्यादा टाइम घर पर बीत रहा था। हमने बहुत सारी निजी कंपनियों को भी देखा कि उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आपने, जैसे कहते हैं कि गुरु का लंगर जो सबके लिए समान है, सब चीज़ों से ऊपर उठकर है, आपने उसी तर्ज पर एजुकेशन लंगर, शिक्षा के लंगर की शुरुआत की। सबसे पहले तो ये सोच आपके मन में कैसे आई और किस तरीके से आपने बच्चों को जो अंडर रिसीवर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और जोड़ा इसके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली जब कोविड हुआ तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, उनको उनके एम्प्लॉयज़ ने पार्ट टाइम कर दिया। जो अपर क्लास थी उसकी आर्थिक अगर हम स्थिति देखें तो मिडिल क्लास वाली हो गई, मिडिल क्लास वाली की लोअर क्लास वाली हो गई। तो उसमें हमने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। अब लाइक यू राइटली मेंशन्ड आउट कि जिस समय हमारी कंट्री में कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम किसी तरह से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वलाइजर है, एक सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन ना तो सब लोगों के पास उतने पैसे ही थे उस समय कि वो अच्छे अच्छे शहरों में जाकर ये तैयारी कर सकें। दूसरी चीज़ क्या थी कि शहर भी जो है दिल्ली, चंडीगढ़, जो सिटीज़ जहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स मूव करते हैं, वहाँ पर भी वो सब लॉकडाउन चल रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ जो हमें और लग रही थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स जो है ना, अदरवाइज जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, वो शायद आ ही नहीं पाते चंडीगढ़ में। तो हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि कोई भोजन का लंगर लगा रहा है, कोई मेडिसिन का लगा रहा है, हर कोई अपनी तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो जो हमें शिक्षा हमारे गुरुओं ने दी है, तो हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं इस समय पर कि वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हम कंप्लीट कोर्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये हम कंप्लीट उनको फ्री में करवाएं। तो इसी को हमने शिक्षा लंगर का नाम दिया और हमने फिर पूरे जून 2020 से लेकर अभी जून 2021 तक, जिस दिन तक रिजल्ट आया उस दिन तक उसको हमने कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीएस करवाया और उसके बेहतर नतीजे भी जो है हमें देखने को मिले और एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए आपको बहुत बधाई भी। नलन आचार्य, मैं आप पर आना चाहूँगी। जब हम बात ऑनलाइन एजुकेशन की कर रहे हैं तो क्लास बोर्ड से सीधा फ़ोन और लैपटॉप्स पर एजुकेशन लाना और क्लासरूम्स को ले आना कितना सफल प्रयास आप मानते हैं, क्योंकि चुनौतियां उतनी ज़्यादा थी? ठीक है मैडम, आपने जैसे मतलब चुनौतियां तो है ही हैं। जब बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है, टीचर के सामने बैठ के पढ़ता है, और ऑनलाइन पढ़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। शिक्षक भी इतने ज़्यादा इस जो मॉडर्न टेक्निक है इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को पढ़ाने की कोशिश की, बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश की। जैसे चेतन जी ने बताया कि इन्होंने शिक्षा का लंगर लगाकर ऑनलाइन एजुकेशन दे के टॉप के बच्चे तैयार किए उन्होंने। तो ये बड़ी चुनौती है, आगे भी ये इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे इसको हमें अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना काल में हमें कई कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो आगे भी जो पीरियड है पता नहीं कैसा आ रहा है, थर्ड वेव का भी आ रहा है, तो इसमें
जो ये टेक्निक है इसको हमें अपनाना ही पड़ेगा, अपने जीवन पे इसको लाना ही पड़ेगा। और इससे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे फिर वो कनेक्टिविटी की बात हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। जो लूप होल्स यहाँ पर आते रहे हैं उन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। थर्ड वेव का खतरा लगातार जो है देश में मंडरा रहा है। चेतन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो आपने शिक्षा का लंगर की शुरुआत की है, उसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को ही आप साथ में जोड़ रहे थे जो अंडर रिसीवर्स थे, या फिर जो स्कूल लर्निंग है वहाँ के बच्चे भी साथ में आपके साथ जुड़ रहे थे? मैम देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था ये था स्कूल कंपटीशन एग्जाम के लिए, पंजाब पीसीएस के लिए। लेकिन इसके साथ ही जैसी सेकंड वेव आई तो हमने हरियाणा एचसीएस के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज़ लॉन्च की। तो अभी राइट नाउ जो 12 सितंबर को हो गया पेपर पोस्टपोन, तो जो 12 सितंबर को हरियाणा एचसीएस का एग्जाम है उसके लिए भी हम इसी प्रकार से एक इनिशिएटिव चला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम हरियाणा एचसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत अच्छे लोगों से सराहना मिली, इंक्लूडिंग जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी हैं श्री के पी गुर्जर जी, उन्होंने भी उसको सराहा और हमारे साथ एमओयू भी किया ओवर एंड अबव इसके। लेकिन हमने इसी समय में, जैसे यू राइटली पॉइंटेड आउट, हमने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन क्लासेस में जो बच्चे जाते हैं कोविड के टाइम्स में या अदरवाइज भी हमने देखा है कि बच्चे अब घर पे बैठे हैं, उनको उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल पा रही जिस तरह की उनको मिल जाती है अगर वो स्कूल में जाते हैं। तो हमने इनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस सारी की सारी तैयार कर ली हैं, उनको भी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। और हम उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि उनको उनके स्कूल की बुक्स करवा दी जाएं या उनके स्कूल की जो एक्सरसाइजेज हैं बुक्स के पीछे वो करवा दी जाएं, उसके ओवर एंड अबव हम उनको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्यूटर आईटी जैसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हम उनको दुनिया में वो वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो अभी नए नए आ रहे हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए हम उनको एजुकेट करना शुरू कर रहे हैं। चेतन, इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट करना वो कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि सब बच्चों को, जो खासकर जो अंडर रिसीवर्स हैं जो अभी इतने टेक्नो सेवी नहीं हैं, उन लोगों को ऑनलाइन मोड पर लेके आना कितना मुश्किल था? कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी शुरुआत में, क्योंकि टीचर्स भी इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते हैं जैसा कि नलिन आचार्य जी बता रहे थे, और बच्चे भी जो हैं रिसीव करने के लिए इतना तैयार नहीं होते। मैम इसमें ऑफ कोर्स चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं टीचर की बात करूँ तो यूजुअली हमारी कंट्री में जो एक क्लासरूम पढ़ाने का तरीका है कि टीचर कुछ पढ़ाते हैं, फिर कुछ लिखाते हैं, फिर पढ़वाते हैं, फिर बच्चे कुछ नोट करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में यूजुअली ऐसा नहीं कर पाते, स्पेशली कंपैरेटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो टीचर को एक गो में पढ़ाना है, तो वो 1 घंटे के लिए एक पूरे लेक्चर को सूत्र में बांधना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये तो हो गया टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इंफ्रा की बात करें तो ऑफ कोर्स मतलब हमारी कंट्री में अभी भी डिजिटल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स ने शुरू में हमें ये बताया कि सर हमने आपका लेक्चर देखा 2 घंटे का, लेकिन अब हमारा डेटा पैक खत्म हो गया, हम बाकी लेक्चर कल देखेंगे। तो उसके लिए फिर हमने काफ़ी वही टेक्नोलॉजी के जो मुश्किलें हैं उनके सोल्यूशंस भी टेक्नोलॉजी में ही हैं, तो हमने फिर नई टाइप की वीडियोस बनानी शुरू की जिससे कि बहुत कम डेटा पैक यूज़ होता है स्टूडेंट्स का और उनको अच्छी क्वालिटी का लेक्चर मिलता है। तीसरी फिर एक जो चुनौती थी वो थी बिहेवियरल चेंज, ये कन्विंस करना लोगों को कि हम ही जो लोग पहले ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और लोग हमारे पास पढ़ते थे वही टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे और उनको वैसा ही समझ आएगा, वो अपने डाउट समझ पाएंगे, उनको वो पूरा लेक्चर में उनको एक अच्छी उसकी लर्निंग आउटकम होगी। ये बिहेवियरल चेंज जो है लाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कोविड के टाइम पे जैसे अभी नलिन सर ने बोला कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी, तो कोविड में क्या हुआ कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया क्योंकि लोगों के पास कुछ और चॉइस नहीं थी, और धीरे धीरे इसी चीज़ों से सॉल्यूशंस निकले। फॉर एग्जांपल अब जैसे यूजुअली एक ये माना जाता है कि कोई जो मान लीजिए कोई देहाती बच्चा है, कोई गांव का बच्चा है, वो कैसे समझेगा क्या वीडियो देखनी है, कैसे देखनी है, लेकिन हम इसी चीज़ की एक वीडियो बना सकते हैं कि ऑनलाइन में आपको किस तरह से लॉगिन करना है, किस तरह से लेक्चर देखना है, किस तरह से नोट्स सबमिट करने हैं। बेसिक चीजों से शुरुआत करने की बिल्कुल बेसिक शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आपसे इसके ऊपर बात भी करेंगे क्योंकि आप खुद भी यंग हैं, तो किस तरीके से फाइनेंस आपने किया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फंड्स भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन उससे पहले नलिन आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जर्नलिज्म से आते हैं, हम लोग अगर अपने फ्रेटर्निटी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अब हमें ई जर्नलिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए? खासकर प्रिंट मीडिया की अगर मैं बात करूं तो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो किस तरीके से ढाल रहे हैं इस एनवायरनमेंट में खुद को? बिल्कुल ठीक बात मैम, बड़े बड़े अखबारों ने अपने ऐप्स बना लिए हैं जी। जो प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े अखबार हैं, मतलब भास्कर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उन्होंने ऐप बनाकर अब टैब के ऊपर आप सारा जो मोबाइल के ऊपर ही आप अपना पेपर देख सकते हैं। तो ये मतलब एक कोरोना में एक नई चीज़ जो सामने उभर के आई है, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। जैसे मैं कहूँ कि प्रिंट मीडिया का जो धीरे धीरे
लोगों में पढ़ने वाला जो सिस्टम है वो कम हो रहा है, नई जनरेशन में वो कम हो रहा है। जनरेशन जो नहीं है वो सारी टैब के ऊपर पेपर पढ़ रही है, वो दूसरा सीधा पेपर नहीं पढ़ रही। तो ये आने वाले समय में एक नई जो है हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। नया जर्नलिज्म का एक स्वरूप तैयार हो रहा है धीरे धीरे, तो ये अपने आप में एक लेकिन नलिन जी, जैसे एक नया आप कह रहे हैं कि एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है ई जर्नलिज्म का, लेकिन जो पाठक हैं हमारे, जो रीडर्स हैं, जो सिर्फ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं अखबारों को, अब चीज़ें हैंडी ज़्यादा होती जा रही हैं, आपको लगता है कि हम तो तैयार हैं, फ्रेटर्निटी इज़ रेडी, लेकिन क्या वाकई रीडर्स तैयार हैं इसके लिए? नहीं, रीडर बिल्कुल तैयार है मैम। जो ऐप में भी वो पढ़ते ही हैं, वो जब वो पेपर को खोलेंगे ही, पेपर खोलेंगे तो वो उस पर भी पढ़ेंगे ही। लेकिन जो प्रिंट का जो आ रहा है, जो मतलब प्रिंट कम हो रहा है, मतलब प्रिंट का जो पढ़ने वाला जो सिस्टम है, घरों में बैठ के जो लोग, जो हमारे जनरेशन के जो लोग थे वो पढ़ते थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये मतलब नए जो स्वरूप आ रहा है, इसमें हमें तैयारी करनी पड़ेगी इसकी। हम हमेशा से ऐसे देखते आए हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो पहली जो तवज्जो है वो हमेशा अखबार को देते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्राथमिकताएं बदल जाएंगी आने वाले वक्त में। क्योंकि सुबह चाय के साथ जो पेपर पढ़ने का मजा अपना था वो अब वो नई जनरेशन में नहीं देखने को मिलता। वो पेपर जैसे मेरे भी घर में आता, पेपर आते हैं, तो बेटा मेरा नहीं पढ़ता, वो टैब के ऊपर ही सारा दिन लगे रहते हैं, उनको सारी न्यूज़ उसमें भी मिलती रहती है। तो ये नया जो कंसेप्ट है, ये चलिए इसमें हमारी जो जहां हम पेपर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार स्क्रीन टाइम ज्यादा देने से भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चेतन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने इसकी शुरुआत की, शिक्षा का लंगर की, तो आपने किस तरीके से फाइनेंस को जोड़ा? क्योंकि आप खुद भी यंग हैं, इस तरीके का वेंचर आपने शुरू किया और बच्चों को जोड़ना बहुत सी लागत आती है इसमें, वो प्रोसीजर के बारे में हमें कुछ बताएं। मैम थैंक यू, आपने ये इशू रेस किया। सच में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बहुत कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व थी, टीचर्स से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, स्टूडियो से लेकर, एंड देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच हेड्स आर देयर जिस पे कॉस्ट लगती है। तो मैम इसको स्टार्ट तो हमने अपनी सेविंग से ही किया था। और इसमें एक चीज़, जैसे आपने एज पॉइंट आउट किया है, तो मैं एक बार अभी डिस्कस भी कर रहा था किसी से कि हमारी जो टीम है उसकी एज अगर आप देखेंगे तो वो 30 से 38 इस एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये ऐसी एज होती है कि ना तो आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांग सकते हो और ना ही आपकी इतनी सेविंग्स होती हैं कि आप बोलो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो इसमें पहले तो मैं अपनी टीम का ही थैंक यू करना चाहूँगा इसमें कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने जितना हो सकता है अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। हर वो सर्विस जो वो फ्री में प्रोवाइड कर सकते थे, कोई लेक्चर प्रोवाइड करना या कोई वीडियोस को डॉक्यूमेंट्स बनाने, नोट्स बनाने, वो सब में सबने कंट्रीब्यूट किया। लार्जली हमारे साथ में एक दो लोग जिन्होंने हमें अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट किया वो थे, और प्लस हमने अपनी सेविंग से ही किया। अब ये था पंजाब पीसीएस के टाइम पे। तो फिर हरियाणा एचसीएस जब हमने अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया तो हमें लगा कि जैसे अगर हम सब देखें, हमारी जनरेशन के भी जो बच्चे हैं जो 30s में हैं, 20s में हैं, हमने अपने टाइम पे बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी विकीपीडिया से। तो वी ओ इट बैक टू दी इंटरनेट कि हमने भी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे सब टाइम पे पढ़ा। तो हमने सोचा कि ये चीज़ तो चलती रहनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए, हम कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्री हमेशा नेट पे प्रोवाइड करते रहें। लेकिन उसके लिए फिर हमने विकीपीडिया की तरह ही देखा कि हम क्या करें कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लॉन्च करें, उससे क्रॉस सब्सिडाइज करके हम कुछ सब्सटेंशियल चीज़ को फ्री में करवा दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है छोटा सा, उसकी अदरवाइज कॉस्ट है 1000 रुपये। हम क्या कर रहे हैं कि उसको मान लीजिए हमने 600-700 रुपये में हमने बच्चों को करवा दिया, और फिर कोई और कोर्स है जैसे आईएएस की प्रिपरेशन जो 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं, जिसकी सिर्फ ट्यूशन फीस की, और फिर आप दिल्ली में जाते हो, ओवरऑल 5 लाख रुपए लग जाते हैं, उसको हम फ्री में करवा दें। तो क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको वहां पर 800 रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं है 1000 रुपए की जगह, उसको वो 1000 नहीं बचाने। लेकिन स्टूडेंट का फायदा तब है जब आप कोई 5 लाख रुपए का कोर्स, 3 लाख रुपए का कोर्स, उसको आप फ्री में करवाएं या 500 रुपए में करवाएं। तो हमारा बेसिक्स तो अब आइडिया है वो यही है कि, और हम थोड़ा सा इसमें मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो एज वी गो वाले प्रोसेस पे ही हैं। पंजाब पीसीएस हमने करवाया अपनी सेविंग से, हरियाणा एचसीएस हमने उसी तरह से करवाया, अब हम इस मॉडल पे हैं। होपफुली आगे आगे कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे तो हम और अच्छी चीजें ऐसी कर पाएंगे। कोरोना वॉरियर्स की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप जो भी काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो अंडर रिसीवर्स हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय पहल है। अगला सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले जो शिक्षा का लंगर इनिशिएटिव आपने शुरू किया चेतन जी, उसका रिवॉर्ड देखने का वक्त है। जो बच्चे, जो मैं कहूँ कि सक्सेस की सीढ़ियाँ जिन्होंने चढ़ी हैं, उनकी हम बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद हम अगला सवाल लेंगे।
My name is Kirti and I have cleared Punjab Civil Services exam 2020. Today we are being felicitated by the CBL team and I feel really happy and humbled for this achievement, and also I would thank the entire CBL team, the faculty and the staff for always being available with personalized coaching and motivation and guidance. Hi, I am Ankita Agarwal and I have secured rank 14 in general category in PCS 2020. I would really like to thank the entire team of CBL for providing free of cost coaching. I would also like to thank my parents and my entire family and friends for always supporting me. And at last I would like to say that hard work always pays off, so never give up. मेरा नाम नवनीत कौर है। मैं अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में PCS रिजल्ट में रैंक 5 हूँ और इस अचीवमेंट पर मैं अपने पेरेंट्स की बहुत धन्यवाद दी हूँ, CBL इंस्टीट्यूट की बहुत धन्यवाद दी हूँ और मैं आगे जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे यही निवेदन करती हूँ कि हार्ड वर्क से हम कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम चरणप्रीत सिंह है। मैं श्री मुक्तसर साहिब से बिलोंग करता हूँ और पंजाब सिविल सर्विसेज में मैंने 78th पोजीशन हासिल की है कंबाइंड मेरिट लिस्ट में, और मैं आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज से चेतन भारत लर्निंग इंस्टीट्यूट ने हमें यहाँ पर ऑनर करने के लिए बुलाया है। इनका हमारी प्रेपरेशन में बहुत ही कंट्रीब्यूशन योगदान काफ़ी रहा है और काफ़ी गाइडेंस दी है इन्होंने, काफ़ी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए हमें प्रेपरेशन के दौरान। मेरा नाम मोनिका सैनी है। मैंने पंजाब सिविल सर्विसेज परीक्षा में सेकंड रैंक हासिल किया है अपनी कैटेगरी के अंदर। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की और एलमाइटी को और जो चेतन भारत लर्निंग इंस्टीट्यूशन जिन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज से लेके इंटरव्यू तक हमें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दी है और जिससे हमें अपनी वीकनेस का और अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा और आज हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मैं कहूँगी। चेतन, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छी पहल शुरू करते हैं तो उसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ पहले तो मैं आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूँगी, और साथ ही कि जो लोगों ने, निजी कंपनियों ने ऐसे वक्त में जो अपनी ऐप शुरू की हैं और एक तरीके का मैं कहूँ वैश्विक बाजार बनता जा रहा है, शिक्षा का बाजार भी साथ साथ में खड़ा हो रहा है, उसके बारे में भी आपकी राय जानना चाहूँगी। मैम, पहले तो ये बच्चों की जो सक्सेस है ये 100% क्रेडिट इन्हीं बच्चों का है। बिकॉज कोविड टाइम्स है तो हम सबको चंडीगढ़ नहीं बुला पाए थे, अदरवाइज़ जैसे रैंक 1 जिस बच्ची का आया है, रैंक 3 है, 4 है, रैंक 5 है, रैंक 7 सुजावल स्टूडेंट है। तो इस तरह से टॉप 10 में 6 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस कोर्स से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लाभ उठाया। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 40 स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स के साथ में जुड़े हुए थे। तो सक्सेस तो इस कोर्स से बहुत मिली और इसी वजह से हमें वन ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर जो था कि हम हरियाणा में भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कोरोना तो सबके लिए, हम जिसको भी करवा सकें, तो हरियाणा का भी एग्ज़ाम आया है तो हमने हरियाणा के लिए भी इसलिए स्टार्ट करवाया। दूसरा मैम ये है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन और हेल्थ अगर फ्री नहीं हो सकती तो एटलीस्ट बहुत अफोर्डेबल तो बहुत ज़रूरी होने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर फ्री या अफोर्डेबल हैं पूरे नेशन में तो बाकी चीज़ें सोसाइटी जो है, जो हमारे सिटीजन्स हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ अपने आप से चीज़ें, मतलब जहाज़ भी खुद उड़ जाएंगे और रेलवेज भी खुद चल जाएगी। हेल्थ और एजुकेशन पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर इन माई माइंड। जैसे मैं अबाउट 17-18 साल का था जब मैं पहली बार विदेश गया, मैं स्कॉटलैंड गया, वहाँ पे मैं पढ़ाई करने गया, तो वहाँ पर भी मैंने यही चीज़ देखी कि मैक्सिमम चीज़ें जो है लोग वो अच्छे से इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वो हेल्थ, एजुकेशन और बुढ़ापा जो उनका है, उन 3 चीज़ों को लेकर सिक्योर फील करते हैं। तो मैम इसी में हमने, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमें आज ये लगता है कि हम 6th क्लास से, वैसे तो हम उससे भी पहले का स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि हम अगले 4-6 महीने में कर देंगे, पर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन 7 सालों में अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया जाए, वो डॉक्टर भी बनेगा, वो इंजीनियर भी बनेगा, वो लॉयर भी बनेगा और उसको किसी कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा स्कूल के जो करिकुलम्स हैं दे आर डिजाइंड इन सच अ वे कि अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा करियर में एक्सेल कर सकते हैं। जी चेतन, लेकिन मैं ये बात जानना चाहूँगी, जब हम क्लासरूम की, ऑफलाइन क्लासरूम की बात करते हैं, वहाँ पर भी हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देना मुमकिन नहीं हो पाता है हर क्लास में, और उसी तरह यही चीज़ ऑनलाइन क्लासेस में भी लागू होती है। तो जो डाउट्स थे बच्चों के, क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आसान नहीं है, वहाँ पे बार बार बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना और साथ में इंटरनेट में जो बफरिंग की इशू बार बार आता है,
वो किस तरीके से आपने टैकल किया? ऐसी कुछ चुनौतियां थी आपके सामने? बिल्कुल मैम, शुरुआत में बिल्कुल चुनौतियां थी। पहले 2-3 महीने, जो ये बहुत 1 साल का पूरा कोर्स होता है, आप जानते हैं, पूरी कमिटमेंट होती है, तो पहले 2-3 महीने हमने इस चीज़ से स्ट्रगल किया कि डाउट्स कैसे आंसर करें। तो उसमें प्रॉब्लम ये नहीं थी कि डाउट कैसे आंसर करें, प्रॉब्लम ये थी कि कोई स्टूडेंट है वो यूट्यूब पे हमारी किसी वीडियो के नीचे डाउट पूछ लेते थे, कुछ हमारे नंबर पे भेज देते थे, कुछ कहीं, तो वो एक कंसोलिडेटेड जगह नहीं थी जहाँ पे सारे डाउट्स आ सके। तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर हमने अपना, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे हम इनको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, वहीं पर हमने डाउट सेक्शन बनाया। वहाँ पर डाउट के साथ में लेक्चर नंबर के साथ में कैटेगरी ऑफ डाउट। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास एक जगह पर एक कंसोलिडेटेड डाउट्स आए, फिल्टर डाउन भी हुआ मैम, और बच्चों को भी एक चैनल मिला डाउट पूछने का। और इनफैक्ट इसमें भी मैं ऑफ कोर्स मतलब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑफलाइन एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 200 बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं, उन 200 में से कोई 5-10 आकर डाउट पूछ सकते थे। 10-12 इसलिए नहीं पूछते कि उनको शर्म आ रही है कि मेरा डाउट सिली तो नहीं है, 10-12 इसलिए नहीं पूछते कि देर हो रही है, नीचे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, घर जाना है, कोई और रीज़न। यहाँ पर क्या होता है कि पर लेक्चर हर बच्चा वोकल हो सकता है, वो लेक्चर पे अपना डाउट पूछ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यूजुअली अगर कोई टॉपिक है जिस पर एक जैसे डाउट्स काफ़ी बच्चों के हैं, तो फिर हम उसको लेक्चर ही दोबारा डिलीवर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ मैम एक और क्या हो जाती है कि जब हम ऑफलाइन की जैसे आप कंपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर जब डाउट पूछना होता है तो एक डाउट ऐसा होता है कि टीचर ने कुछ पढ़ाया और समझ नहीं आया और वो बोलते हैं कि सर रिपीट कर दीजिए सर, इस तरह के डाउट्स होते हैं। वीडियो में क्या है कि वो स्टूडेंट खुद ही उसको वीडियो को दोबारा चलाकर 2-3 बार सुनकर उसको वो क्लैरिटी हो जाती है। तो डाउट्स का था एक स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम थी, जो अब मुझे लगता है कि नहीं है। इसमें मैम एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी जिस तरह से हम पढ़ाते आए हैं, हमारी गुरुकुल प्रथा 2000 साल से चल रही है, उससे भी ज़्यादा सालों से हमारे पास रिकॉर्ड है चाणक्य के टाइम से। ऑनलाइन को तो अभी 20 महीने भी नहीं हुए ढंग से, अगर हम कोविड की बात करें। तो मुझे लगता है कि हम इसे 1-2 साल और दें और हम देखेंगे कि बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म और रोबस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग निकल के आएगा, बहुत अच्छे से, बहुत मैच्योर होगा ये। चलिए एक और मैं आपसे सवाल से जुड़ा हुआ है कि अभी तो आपने इसे एक वेलफेयर इनिशिएटिव के तौर पर शुरू किया है, क्या आने वाले वक्त में आप इसे भी कमर्शियल करने का कोई थॉट सोच रहे हैं? मैम बेसिक एजेंडा हमारा यही है कि जो एज फार एज द कमर्शियल साइड इज कंसर्न, वो ये है, जैसे मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो स्लम्स में रहता है, कोई भी स्टूडेंट जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है, हम कोई भी कोर्स चलाएं, चाहे वो स्कूल लर्निंग का है, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे पीसीएस, एचसीएस, मशीन लर्निंग, वो हम उनको निःशुल्क करवाएंगे, कंप्लीटली निःशुल्क करवाएंगे। हमारा मैकेनिज्म ये है कि हम मिनिमम कुछ चीज़ों के लिए चार्ज करें ताकि हम क्रॉस सब्सिडाइज कर सकें उस चीज़ को जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे पे नहीं कर सकते। मतलब उतना ज़्यादा कोई कोर्स महंगा है जो पे नहीं कर सकते, तो उसमें क्रॉस सब्सिडाइज किया जाए। बात करें नलिन आचार्य जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। जैसे हमने पहले भी बात की कि इन्होंने तो वेलफेयर इनिशिएटिव शुरू किया, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, पहले शिक्षा में सरकारी स्कूल से, उसके बाद निजी स्कूल्स आ गए और अब धीरे धीरे वैश्विक बाजार के रूप में उभर कर आया है शिक्षा का बाजार। अगर हम बात करें उसके बारे में आपका क्या सोचना है कि जो बच्चे पहले से ही इतने सक्षम हैं कि वो इतने पैसे दे सकते हैं और अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चों में टैलेंट है, पढ़ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक सुविधा की कमी उनके पास रहती है? तो इसी में ही जैसे इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसका लाभ लेना मिल सकता है उनको, बच्चों को जो सक्षम नहीं है। तो ऐसी जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, इससे जो वैश्विक बाजार बन चुका है शिक्षा का, प्राइवेट का और गवर्नमेंट का, जो स्कूल में कितना डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ चुका है, ये अपने आप में ये मतलब बड़ा लंबा पड़ाव है इसके बीच में। एक गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक प्राइवेट स्कूल में अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन लेवल जो है बराबर नहीं है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है इस चीज़ के लिए, इस पड़ाव को दूर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो इनका योगदान है, इसको सरकार को भी चाहिए कि इसको अडॉप्ट करें, इसको जो है सामने निकल आए। चलिए समय की बड़ी कमी है हमारे पास। चेतन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, एक तो जब वो घर बैठते हैं तो उनके पास मोर देन रिक्वायर्ड ऑप्शंस हो जाते हैं कि जहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं नॉलेज को, लेकिन ऐसे में उल्टा उनको ये हो जाता है कि अब क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, रिजेक्शन किस चीज़ की जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे और किस तरीके का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होना चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? क्योंकि आजकल का युवा शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहता है, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए आपको पेशेंस चाहिए। जी, इसमें मैं आपके 2 मिनट लूँगा। पहले तो यही कि आज भी जो यूपीएससी है
वो एग्ज़ाम इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जिसने अच्छे से सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं और 1 साल या उससे अधिक न्यूज़पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, एनालिटिकल एबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एज सच तो आपको किसी भी कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से बुक्स पढ़िए सारी की सारी। एनसीईआरटी से एक फाउंडेशन बनती है हमारी स्कूल लर्निंग की, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको फॉलो करनी है, और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, वो इनएविटेबल है। आप वो चाहे प्रिंट में पढ़ें चाहे आप हार्ड कॉपी में पढ़ें। द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे एक रेकमेंडेड किया जाता है आईएएस के लिए, इंडियन एक्सप्रेस है, इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एटीट्यूड। यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 2 महीने पढ़ाई की और फिर आपने ना सोचा कि चलो अब मैं एग्जाम दे दूँ। पेरेंट्स भी जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए, उनको इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि ये 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं एक अच्छा अटेम्प्ट देने के लिए। मैं फर्स्ट अच्छा अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ कि 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं। इनफैक्ट अभी हमने बात की पंजाब पीसीएस के जो हमारे टॉपर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम इंक्लूडिंग रैंक 1 इंक्लूडिंग रैंक 3 एंड सो ऑन, मोस्ट ऑफ देम इनफैक्ट ऑल ऑफ देम टू बी फेयर, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से। इंक्रीजिंगली स्टेट सर्विसेज के भी जो एग्जाम्स हैं वो इस तरह के बनते जा रहे हैं कि वहाँ पर यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट्स ही compete कर रहे हैं और यूपीएससी लेवल के पैटर्न भी वैसा होता जा रहा है। तो टिप्स यही है कि पहले तो आपको 1.5 साल के लिए तैयार रहना है, रेगुलर स्टडी करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। स्टूडेंट्स हैं जो अपना पहला एस्से जो है एग्जाम में लिखते हैं, तो वो पढ़ते बहुत हैं लेकिन ज़्यादा लिखते नहीं हैं। तो लेस इज़ मोर, आप एक सोर्स को 10 बार रिवाइज कीजिए कंपेयर टू आप 10 सोर्सेज को पढ़े जा रहे हैं। जैसे आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं। तो इसके लिए यही है, तर्कशील होकर हमने तैयारी करनी है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं जो अच्छे राइटर्स की लिखी हुई हैं बस वो पढ़ेंगे हम, और हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पूरा साल पढ़ेंगे और मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। तो यही है जो हम संक्षिप्त में तो मैं इतना ही बता सकता हूं। कंक्लूडिंग कमेंट्स में आपसे जानना चाहूंगी नलिन आचार्य जी कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है वो ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग को जो है सरपास कर जाएगा, और क्या वाकई भारत तैयार है? बिल्कुल, भारत तो तैयार होना पड़ेगा। भारत तैयार नहीं है अभी, लेकिन होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा हमें। ये बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा इनका कंसेप्ट है, तो ये इसके लिए हमें भारत को तैयार होना पड़ेगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि जैसे आपने शिक्षा का लंगर इनिशिएटिव की शुरुआत की, सरकार भी इसको सपोर्ट करे और जो है लोग भी जो है इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि क्योंकि शिक्षा ही वो आधार है जिससे हमारा देश भी जो है वो आगे बढ़ सकता है। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारा युवा है वो उसके लिए तैयार हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे साथ अपनी ये जो जानकारियाँ हैं, जो बातें हैं वो साझा करने के लिए। हमारे दर्शक हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल DD चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं और आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। विशेष में इतना ही, नमस्कार।